को आतंकित करने के लिए बाजारों में फौजी मार्च कराया और वहां व्यापक रूप से गिरफ्तारियां करनी प्रारंभ कर दी। तिराहों चौराहों पर तोपें खड़ी कर दी। जनता को अत्यधिक कष्ट देने के लिए पानी और बिजली को भी काट दिया गया। सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार के कथनानुसार इसका भी ऐलान किया गया, किंतु हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि शहर के बहुत से भागों में उक्त ऐलान की घोषणा भी नहीं की गई थी। 12 अप्रैल की साय को इस बात की सार्वजनिक सूचना अमृतसर के नागरिकों को दी गई कि 13 अप्रैल को साय को 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एक नागरिक सभा होगी, जिसमें नेताओं की रिहाई के लिए विचार किया जाएगा और सरकार से रिहाई के लिए मांग की जाएगी। सरकार की इस नीति का विरोध किया जाएगा। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की सूचना जनरल डायर को 12 बजे दोपहर को ही मिल गई थी, किंतु उसने सभा को रोकने का कोई प्रबंध नहीं किया। यदि वह चाहता तो इस सभा को नहीं होने देता, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बहुत से नागरिकों को तो यह भी पता नहीं था कि यह सभा गैर कानूनी है या वहां गोली चलाई जाएगी, क्योंकि सरकार ने इसको गैर कानूनी कहकर भी इस पर रोक नहीं लगाई। यदि इसकी आगाही पहले ही कर दी जाती तो हजारों लोग उस सभा में नहीं जाते, किंतु सरकार को करना कुछ और ही था। यह सब करने के बजाय जनरल डायर अपनी फौजी तैयारियां कर रहा था। उसने अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर की इस तरह से कर ली थी जैसे युद्ध स्तर पर कर ली थी, मानो अभी अभी जर्मनी मोर्चे की कमान करनी है। छटे हुए हथियार व छटे हुए सिपाही इसके लिए तैयार किए। वह तो यह चाहता ही था कि काफ़ी नागरिक इस सभा में आए और उनका भुर्ता बनाया जाए। वह इस अवसर का लाभ उठाकर पंजाब को ही नहीं, सारे भारत को एक सबक सिखाना चाहता था। और जनरल डायर ने वही किया जो वह करना चाहता था। उसे अपने पर एवं अपनी सरकार पर घमंड था। वह सोचता था कि मैंने जो कुछ करना है वह पुरस्कार योग्य होगा, किंतु हंटर कमेटी ने उसके इन सारे कारनामों का भंडाफोड़ कर दिया। कोई भी शेष ना रहेगा, ये जो है अगली हमारी हेडिंग है। 13 अप्रैल सन 1919 तदनुसार रविवार वैशाखी के पर्व पर अमृतसर का जलियांवाला बाग पवित्र पावन स्वर्ण मंदिर के निकट सायं 4:30 बजे सबसे आगे घुड़सवार पुलिस और उनके पीछे कार में बैठा जनरल डायर और पीछे तोप एवं बख्तरबंद गाड़ियों के पश्चात मार्च करती हुई अंग्रेजी फौजी कवायद करते बूटों की सरसराहट, शस्त्रास्त्रों से सजी अंग्रेजी फौजी पलटन, हॉल्ट के आदेश पर बूटों को फटकारने का निनाद। अंग्रेजी फौज 2 हिस्सों में बंटकर जलियांवाले बाग में घुसी और भीड़ के दोनों ओर मोर्चेबंदी करके अपनी राइफलों में कारतूस भर लिए। यद्यपि उनके पास मशीन गन भी थी, किंतु बाग का फाटक इतना छोटा था कि उनको अंदर ले जाना कठिन था। अतः मशीन गनों को बाहर ही, मतलब जो गेट था या फाटक था उसके बाहर ही उन्होंने रख दिया, किंतु उनमें भी कारतूस भर दिए थे। अंदर एवं बाहर दोनों स्थानों पर पूरी तरह मोर्चेबंदी पूरी कर ली गई। सभा की भीड़ में कानाफूसी होने लगी कि फौज आ गई है। इधर भीड़ में फुसफुराहट चल रही थी कि बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर ने आदेश दे दिया, गोली दागो। आदेश मिलते ही अंग्रेजी फौज की बंदूकों की नलियां भीड़ की ओर हो गईं और एक क्षण पश्चात ही नाट थी कि राइफलें अंधाधुंध गोलियां उगलने लगी। 303 की राइफलें अंधाधुंध गोलियां उगलने लगी। 20,000 नागरिकों की इस सभा पर यह आक्रमण अकारण एवं निर्ममता पूर्वक किया गया। सैकड़ों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया। सैकड़ों घायल अवस्था में जमीन पर पड़े कराह रहे थे। जलियांवाले बाग की वह जमीन लहूलुहान हो गई। सैकड़ों व्यक्तियों ने छुपने एवं भागने की कोशिश की,
किंतु उनको कहीं कोई मार्ग नहीं मिला, न छिपने को स्थान ही मिला। सारा मैदान कर्णभेदी पुकार से भर गया। यह सबसे बड़ा और निर्मम अत्याचार गोरी सरकार द्वारा किया गया, जो इतिहास के पृष्ठों पर सदा सर्वदा अमर रहेगा। ऊपर आकाश में हवाई जहाज भी गड़गड़ा रहे थे, जो अंग्रेजी सत्ता की अमानुषिकता एवं पाशविकता के प्रतीक रूप में था। जलियांवाले बाग का यह स्थान 8 एकड़ का था, जो चारों ओर से ऊंची ऊंची इमारतों से घिरा हुआ था। इनमें एक ही संकरा द्वार था, जो 8 फुट चौड़ा था, जहां अंग्रेजी फौज का मोर्चा जमा हुआ था। निकल भागने का कोई भी मार्ग नहीं था। बाहर से गोरी फौज गोली दाग रही थी। अंग्रेजी फौज अबाध गति से गोली बरसा रही थी। हजारों नागरिक, बालक, वृद्ध, युवक एवं स्त्री पुरुष इस बाग में घिर गए। भीड़ को अशांत देखकर वक्ता ने कहा, आप सब लोग शांतिपूर्वक बैठे रहें। हम निहत्थों पर अंग्रेज हथियार नहीं उठाएंगे। अंग्रेजों ने फायर करना आरंभ कर दिया, लेकिन वक्ता कह रहा था ये हवाई फायर है। लेकिन लोग धराशायी होकर मौत के मुख में जा रहे थे। जलियांवाले बाग की जमीन रक्त रंजित होने लगी। इससे बड़ा पाशविकता का और क्या उदाहरण मिल सकता है। भीड़ में किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था कि कैसे जान बचाई जाए। इस हमले के लिए नागरिक तैयार नहीं थे। उन पर यकायक हमला हुआ था। अंग्रेज़ों ने गोली चलाने के पूर्व उनसे तितर बितर होने के लिए भी नहीं कहा था, बल्कि सीधा आक्रमण किया गया। जनरल डायर का उद्देश्य तो नागरिकों को मार डालना था, इसलिए उसने चुपके चुपके उस स्थल पर आना आवश्यक समझा था। किसी को सोचने एवं समझने का अवकाश नहीं था। जनरल डायर पर खून सवार था, इसलिए अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर इस प्रकार की पूर्ण नियोजित योजना उसने बनाई और उसके अनुरूप ही उसने जनता पर नहीं अपने शत्रु पर आक्रमण किया था। जनरल डायर का आदेश था कि गोलियां हवा में नहीं जनता पर दागी जाएं। फौजियों ने आदेशानुसार ही कार्य किया और अनेक व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। गोली वर्षा मोतियों की बौछार की तरह हो रही थी। वह अनेक शरीरों से पार होकर यमलोक पहुंचा रही थी। लोग बचाव के लिए जमीन पर लेट गए, किंतु वहां भी गोलियां लोगों को भेदती रहीं। जनता की भीड़ अब अन्य मार्ग खोजने लगी। ये देखिए, कहीं से भी कुछ भी बचने का डायर ने रास्ता छोड़ा ही नहीं। लेकिन यह मार्ग इतने संकरे थे कि इतनी बड़ी भीड़ को पार करने में कठिनाई थी। एक आध आदमी बचकर निकल सकता था, किंतु भीड़ ने निकलने में बाधा उपस्थित कर दी थी। जल्दी निकलकर बचने की सबको बड़ी पड़ी हुई थी। जान सबको प्यारी होती है, इस प्यारी जान का सबको मोह था। जो शीघ्र निकल सकता था वह बच भी सकता था। इस धक्का मुक्की में भागने वाले भी नहीं बच सके, क्योंकि जनरल डायर ने जहां भीड़ थी वहां गोलियां दागने का आदेश दे दिया था। भीड़ के लोग धरती सूंघने लगे, मतलब यह है कि मौत के घाट उतरने लगे और उन स्थानों पर मृत शरीरों का अंबार लग गया। जनरल डायर ने आदेश दिया कि सभा में आने वाला एक भी व्यक्ति जिंदा घर न लौटे। इस गोलीकांड में मृतकों का ढेर लग गया। एक छोटी दीवार फांदकर लोग पार होने की कोशिश करने लगे, लेकिन डायर के इशारे पर वहां भी गोलियां दागी गईं और लोगों को मौत के घाट उतारा गया। कुछ लोग दीवार फांदने में सफल भी हुए, कुछ भीड़ के पैरों तले दबकर कुचले गए। मृतकों के अंबार पर लोग पैर रखकर दीवार फांदने लगे। कुछ कुचलकर, कुछ गोलियों से, दोनों ही तरह लोग मौत के घाट उतरने लगे। दीवार के दोनों ही ओर मृतकों का ढेर लगने लगा। प्रतिक्षण मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। इस बढ़ोतरी का यह हाल था कि बहुत से व्यक्तियों के मृतक शरीरों का पता भी नहीं चल सका। बाग के कुएं में कूदने वालों का ऐसा तांता लगा कि पहले कूदने वाले लोग बाद के कूदने वाले लोगों के पैरों तले कुचलकर मर गए। करुण क्रंदन एवं चीत्कार से मैदान भर गया। लोग मर रहे थे, कराह रहे थे। इन कराहों और चित्कार से वातावरण गूंज रहा था। मोतीलाल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मृतकों की संख्या का अनुमान 1500 आंका गया था।
जबकि अंग्रेज़ों के कथनानुसार 450 आदमी, 50 बच्चे मारे जा चुके थे और 1000 आदमी घायल हुए थे। गोली लगभग 15 मिनट तक चलने के बाद बंद हुई थी। लगभग 2000 राउंड गोलियां चलाई गई थीं। उसके बाद जनरल डायर ने सेना को वापस मार्च करने का आदेश दिया। जनरल डायर को मृतकों के हटाने और घायलों को मेडिकल सहायता पहुंचाने की कोई परवाह नहीं थी। उसका कार्य यह नहीं था। कर्फ्यू लगा दिया गया था। मृतकों तक जाने के लिए उनके कुटुंबियों या परिवार वालों को छूट नहीं थी। घायल व्यक्तियों को उनके संबंधी भी नहीं उठा सके थे। उफ, इतना अत्याचार। साढ़े 5:30 बजे गोलाबारी बंद हो चुकी थी और अंग्रेज़ों की फौज लौट चुकी थी, किंतु जनता में आतंक छाया हुआ था। लोग प्राण रक्षा की कोशिश में अब भी लगे हुए थे। अंदर के लोग बाहर निकलने को उतावले थे, तो बाहर के लोग अपने सगे संबंधियों को देख पाने के लिए अंदर आने को लालायित थे। जलियांवाला बाग उस समय करुण चित्कार और क्रंदन से भरा हुआ था। समस्त बाग में मौत का साम्राज्य व्याप्त था। उस संकरे मार्ग पर जहां से लोग भाग निकलने की कोशिश में थे, मृतकों का ऊंचा ढेर लग गया था। बीच मैदान में भी कई ढेर लाशों के बने हुए थे। घायलों में से एक आध का ही हाथ ऊपर उठता और तुरंत ही कमज़ोर होकर नीचे गिर जाता था। मैदान में बड़ी बड़ी फाउंटेन पेन और आभूषणों का बिछौना सा बिछ गया था। जगह जगह बांकी तिरछी विभत्स लाशें पड़ी हुई थी। जगह जगह बांकी तिरछी विभत्स लाशें बिछ गई थी। यह सब इतना विभत्स लगता था जैसे युद्ध के मैदान में लगता है। आज़ादी के परवाने स्वतंत्रता रूपी दीपक पर जलकर खाक हो गए थे। कुटुंबी संबंधी लाशों को पहचान कर रहे थे और उठाकर दाह के लिए ले जा रहे थे। अब आप इस कांड के प्रत्यक्षदर्शियों की जवानी हालात सुनिए। पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन लाला गिरधारी लाल का कहना है कि मैंने अपने मकान को आतंकित करने के लिए बाजारों में फौजी मार्च कराया और वहां व्यापक रूप से गिरफ्तारियां करनी प्रारंभ कर दी। तिराहों चौराहों पर तोपें खड़ी कर दी। जनता को अत्यधिक कष्ट देने के लिए पानी और बिजली को भी काट दिया गया। सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार के कथनानुसार इसका भी ऐलान किया गया, किंतु हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि शहर के बहुत से भागों में उक्त ऐलान की घोषणा भी नहीं की गई थी। 12 अप्रैल की साय को इस बात की सार्वजनिक सूचना अमृतसर के नागरिकों को दी गई कि 13 अप्रैल को साय को 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एक नागरिक सभा होगी, जिसमें नेताओं की रिहाई के लिए विचार किया जाएगा और सरकार से रिहाई के लिए मांग की जाएगी। सरकार की इस नीति का विरोध किया जाएगा। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की सूचना जनरल डायर को 12 बजे दोपहर को ही मिल गई थी, किंतु उसने सभा को रोकने का कोई प्रबंध नहीं किया। यदि वह चाहता तो इस सभा को नहीं होने देता, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बहुत से नागरिकों को तो यह भी पता नहीं था कि यह सभा गैर कानूनी है या वहां गोली चलाई जाएगी, क्योंकि सरकार ने इसको गैर कानूनी कहकर भी इस पर रोक नहीं लगाई। यदि इसकी आगाही पहले ही कर दी जाती तो हजारों लोग उस सभा में नहीं जाते, किंतु सरकार को करना कुछ और ही था। यह सब करने के बजाय जनरल डायर अपनी फौजी तैयारियां कर रहा था। उसने अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर की इस तरह से कर ली थी जैसे युद्ध स्तर पर कर ली थी, मानो अभी अभी जर्मनी मोर्चे की कमान करनी है। छटे हुए हथियार व छटे हुए सिपाही इसके लिए तैयार किए। वह तो यह चाहता ही था कि काफ़ी नागरिक इस सभा में आए और उनका भुर्ता बनाया जाए। वह इस अवसर का लाभ उठाकर पंजाब को ही नहीं, सारे भारत को एक सबक सिखाना चाहता था।
और जनरल डायर ने वही किया जो वह करना चाहता था। उसे अपने पर एवं अपनी सरकार पर घमंड था। वह सोचता था कि मैंने जो कुछ करना है वह पुरस्कार योग्य होगा, किंतु हंटर कमेटी ने उसके इन सारे कारनामों का भंडाफोड़ कर दिया। कोई भी शेष ना रहेगा, ये जो है अगली हमारी हेडिंग है। 13 अप्रैल सन 1919 तदनुसार रविवार वैशाखी के पर्व पर अमृतसर का जलियांवाला बाग पवित्र पावन स्वर्ण मंदिर के निकट सायं 4:30 बजे सबसे आगे घुड़सवार पुलिस और उनके पीछे कार में बैठा जनरल डायर और पीछे तोप एवं बख्तरबंद गाड़ियों के पश्चात मार्च करती हुई अंग्रेजी फौजी कवायद करते बूटों की सरसराहट, शस्त्रास्त्रों से सजी अंग्रेजी फौजी पलटन, हॉल्ट के आदेश पर बूटों को फटकारने का निनाद। अंग्रेजी फौज 2 हिस्सों में बंटकर जलियांवाले बाग में घुसी और भीड़ के दोनों ओर मोर्चेबंदी करके अपनी राइफलों में कारतूस भर लिए। यद्यपि उनके पास मशीन गन भी थी, किंतु बाग का फाटक इतना छोटा था कि उनको अंदर ले जाना कठिन था। अतः मशीन गनों को बाहर ही, मतलब जो गेट था या फाटक था उसके बाहर ही उन्होंने रख दिया, किंतु उनमें भी कारतूस भर दिए थे। अंदर एवं बाहर दोनों स्थानों पर पूरी तरह मोर्चेबंदी पूरी कर ली गई। सभा की भीड़ में कानाफूसी होने लगी कि फौज आ गई है। इधर भीड़ में फुसफुराहट चल रही थी कि बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर ने आदेश दे दिया, गोली दागो। आदेश मिलते ही अंग्रेजी फौज की बंदूकों की नलियां भीड़ की ओर हो गईं और एक क्षण पश्चात ही नाट थी कि राइफलें अंधाधुंध गोलियां उगलने लगी। 303 की राइफलें अंधाधुंध गोलियां उगलने लगी। 20,000 नागरिकों की इस सभा पर यह आक्रमण अकारण एवं निर्ममता पूर्वक किया गया। सैकड़ों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया। सैकड़ों घायल अवस्था में जमीन पर पड़े कराह रहे थे। जलियांवाले बाग की वह जमीन लहूलुहान हो गई। सैकड़ों व्यक्तियों ने छुपने एवं भागने की कोशिश की, किंतु उनको कहीं कोई मार्ग नहीं मिला, न छिपने को स्थान ही मिला। सारा मैदान कर्णभेदी पुकार से भर गया। यह सबसे बड़ा और निर्मम अत्याचार गोरी सरकार द्वारा किया गया, जो इतिहास के पृष्ठों पर सदा सर्वदा अमर रहेगा। ऊपर आकाश में हवाई जहाज भी गड़गड़ा रहे थे, जो अंग्रेजी सत्ता की अमानुषिकता एवं पाशविकता के प्रतीक रूप में था। जलियांवाले बाग का यह स्थान 8 एकड़ का था, जो चारों ओर से ऊंची ऊंची इमारतों से घिरा हुआ था। इनमें एक ही संकरा द्वार था जो 8 फुट चौड़ा था, जहां अंग्रेजी फौज का मोर्चा जमा हुआ था। निकल भागने का कोई भी मार्ग नहीं था। बाहर से गोरी फौज गोली दाग रही थी। अंग्रेजी फौज अबाध गति से गोली बरसा रही थी। हजारों नागरिक, बालक, वृद्ध, युवक एवं स्त्री पुरुष इस बाग में घिर गए। भीड़ को अशांत देखकर वक्ता ने कहा, आप सब लोग शांतिपूर्वक बैठे रहें। हम निहत्थों पर अंग्रेज हथियार नहीं उठाएंगे। अंग्रेजों ने फायर करना आरंभ कर दिया, लेकिन वक्ता कह रहा था ये हवाई फायर है। लेकिन लोग धराशायी होकर मौत के मुख में जा रहे थे। जलियांवाले बाग की जमीन रक्त रंजित होने लगी। इससे बड़ा पाशविकता का और क्या उदाहरण मिल सकता है। भीड़ में किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था कि कैसे जान बचाई जाए। इस हमले के लिए नागरिक तैयार नहीं थे। उन पर यकायक हमला हुआ था। अंग्रेज़ों ने गोली चलाने के पूर्व उनसे तितर बितर होने के लिए भी नहीं कहा था, बल्कि सीधा आक्रमण किया गया। जनरल डायर का उद्देश्य तो नागरिकों को मार डालना था, इसलिए उसने चुपके चुपके उस स्थल पर आना आवश्यक समझा था। किसी को सोचने एवं समझने का अवकाश नहीं था। जनरल डायर पर खून सवार था, इसलिए अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर इस प्रकार की पूर्ण नियोजित योजना उसने बनाई और उसके अनुरूप ही उसने जनता पर नहीं अपने शत्रु पर आक्रमण किया था। जनरल डायर का आदेश था कि गोलियां हवा में नहीं जनता पर दागी जाएं।
फौजियों ने आदेशानुसार ही कार्य किया और अनेक व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। गोली वर्षा मोतियों की बौछार की तरह हो रही थी। वह अनेक शरीरों से पार होकर यमलोक पहुंचा रही थी। लोग बचाव के लिए जमीन पर लेट गए, किंतु वहां भी गोलियां लोगों को भेदती रहीं। जनता की भीड़ अब अन्य मार्ग खोजने लगी। ये देखिए, कहीं से भी कुछ भी बचने का डायर ने रास्ता छोड़ा ही नहीं। लेकिन यह मार्ग इतने संकरे थे कि इतनी बड़ी भीड़ को पार करने में कठिनाई थी। एक आध आदमी बचकर निकल सकता था, किंतु भीड़ ने निकलने में बाधा उपस्थित कर दी थी। जल्दी निकलकर बचने की सबको बड़ी पड़ी हुई थी। जान सबको प्यारी होती है, इस प्यारी जान का सबको मोह था। जो शीघ्र निकल सकता था वह बच भी सकता था। इस धक्का मुक्की में भागने वाले भी नहीं बच सके, क्योंकि जनरल डायर ने जहां भीड़ थी वहां गोलियां दागने का आदेश दे दिया था। भीड़ के लोग धरती सूंघने लगे, मतलब यह है कि मौत के घाट उतरने लगे और उन स्थानों पर मृत शरीरों का अंबार लग गया। जनरल डायर ने आदेश दिया कि सभा में आने वाला एक भी व्यक्ति जिंदा घर न लौटे। इस गोलीकांड में मृतकों का ढेर लग गया। एक छोटी दीवार फांदकर लोग पार होने की कोशिश करने लगे, लेकिन डायर के इशारे पर वहां भी गोलियां दागी गईं और लोगों को मौत के घाट उतारा गया। कुछ लोग दीवार फांदने में सफल भी हुए, कुछ भीड़ के पैरों तले दबकर कुचले गए। मृतकों के अंबार पर लोग पैर रखकर दीवार फांदने लगे। कुछ कुचलकर, कुछ गोलियों से, दोनों ही तरह लोग मौत के घाट उतरने लगे। दीवार के दोनों ही ओर मृतकों का ढेर लगने लगा। प्रतिक्षण मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। इस बढ़ोतरी का यह हाल था कि बहुत से व्यक्तियों के मृतक शरीरों का पता भी नहीं चल सका। बाग के कुएं में कूदने वालों का ऐसा तांता लगा कि पहले कूदने वाले लोग बाद के कूदने वाले लोगों के पैरों तले कुचलकर मर गए। करुण क्रंदन एवं चीत्कार से मैदान भर गया। लोग मर रहे थे, कराह रहे थे। इन कराहों और चित्कार से वातावरण गूंज रहा था। मोतीलाल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मृतकों की संख्या का अनुमान 1500 आंका गया था, जबकि अंग्रेजों के कथनानुसार 450 आदमी, 50 बच्चे मारे जा चुके थे और 1000 आदमी घायल हुए थे। गोली लगभग 15 मिनट तक चलने के बाद बंद हुई थी। लगभग 2000 राउंड गोलियां चलाई गई थीं। उसके बाद जनरल डायर ने सेना को वापस मार्च करने का आदेश दिया। जनरल डायर को मृतकों के हटाने और घायलों को मेडिकल सहायता पहुंचाने की कोई परवाह नहीं थी। उसका कार्य यह नहीं था। कर्फ्यू लगा दिया गया था। मृतकों तक जाने के लिए उनके कुटुंबियों या परिवार वालों को छूट नहीं थी। घायल व्यक्तियों को उनके संबंधी भी नहीं उठा सके थे। उफ, इतना अत्याचार! साढ़े 5:30 बजे गोलाबारी बंद हो चुकी थी और अंग्रेज़ों की फौज लौट चुकी थी, किंतु जनता में आतंक छाया हुआ था। लोग प्राण रक्षा की कोशिश में अब भी लगे हुए थे। अंदर के लोग बाहर निकलने को उतावले थे, तो बाहर के लोग अपने सगे संबंधियों को देख पाने के लिए अंदर आने को लालायित थे। जलियांवाला बाग उस समय करुण चित्कार और क्रंदन से भरा हुआ था। समस्त बाग में मौत का साम्राज्य व्याप्त था। उस संकरे मार्ग पर जहां से लोग भाग निकलने की कोशिश में थे, मृतकों का ऊंचा ढेर लग गया था। बीच मैदान में भी कई ढेर लाशों के बने हुए थे। घायलों में से एक आध का ही हाथ ऊपर उठता और तुरंत ही कमज़ोर होकर नीचे गिर जाता था। मैदान में बड़ी बड़ी फाउंटेन पेन और आभूषणों का बिछौना सा बिछ गया था। जगह जगह बांकी तिरछी विभत्स लाशें पड़ी हुई थी। जगह जगह बांकी तिरछी विभत्स लाशें बिछ गई थी। यह सब इतना विभत्स लगता था जैसे युद्ध के मैदान में लगता है। आज़ादी के परवाने स्वतंत्रता रूपी दीपक पर जलकर खाक हो गए थे। कुटुंबी संबंधी लाशों को पहचान कर रहे थे और उठाकर दाह के लिए ले जा रहे थे। अब आप इस कांड के प्रत्यक्षदर्शियों की जवानी हालात सुनिए।
पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन लाला गिरधारी लाल का कहना है कि मैंने अपने मकान। एक और प्रत्यक्षदर्शी श्री खुशहाल सिंह के शब्दों में इस घटना का बयान सुनिए कि मेरा मकान बाग से लगा हुआ है। बाग का संकरा मार्ग मेरी बैठक के सामने होकर ही जाता है। मैंने अपनी बैठक को खोला और संकरे मार्ग से बाग में उस समय पहुंचा जब यह सब घटना हो चुकी थी। मैंने देखा कि सैकड़ों लाशों के अंबार लगे हैं मार्ग में उस पार बाग में भी, और इसके बाहर की मेरी बैठक से लेकर बाग तक पूरा रास्ता मृतकों की लाशों से पटा पड़ा था। गली में भी पूरा रास्ता मृतकों की लाशों से पटा पड़ा था। गली में भी 50-60 लाशें पड़ी थीं। सामने बाग में भी मैं घूमा, उसमें लगभग 200-250 लाशों का ढेर पड़ा होगा। यह मेरा अनुमान है। लगभग 2000 मृतक एवं हताहत होंगे। मृतकों में स्त्री पुरुष बच्चे सभी थे। यह दृश्य बड़ा ही भयानक और दिल दहलाने वाला था। श्रीमती अतर कौर, जिनके पति इस कांड में शहीद हुए थे, अब उनकी जवानी भी आप अत्यंत मर्मस्पर्शी वर्णन सुनिएगा। उस समय हंटर कमेटी प्रत्यक्षदर्शियों व मृतकों के संबंधियों का बयान संग्रह कर रही थी। यह वाकया लगभग 4 माह बाद का होगा कि एक पुलिस अफसर श्रीमती अमृत कौर के पास गया और उसने कहा कि आप हंटर कमेटी के सामने अपने बयान देने न जाएं, हम आपको 25,000 रुपया देंगे। लेकिन पति की मृत्यु से दुखी उस महिला ने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक 25,000 रुपये लेने से इनकार कर दिया और उसने सगर्व कहा कि मैं अपने पति के मृतक शरीर का सौदा नहीं कर सकती। भारतीय महिला जो कि सती और साध्वी होती है, जिसकी पति के प्रति अगाध श्रद्धा होती है, वह हजारों क्या करोड़ों रुपया भी लेकर लालच में नहीं आती, किसी प्रलोभन में नहीं आ सकती। जबकि उसका पति एक नेक कार्य के लिए ही शहीद हो गया था। भारत की गुलामी की दास्तान बहुत ही दर्दनाक है। भारत की गुलामी की जंजीरें क्या यूं ही कट गई हैं? इस पर लाखों लोगों की यंत्रणा सहनी पड़ी है, तब जाकर यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। एक अन्य व्यक्ति का बयान और भी सुनिए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में उसे भी गोली लगी थी और वह उसी स्थल पर घायल अवस्था में पड़ा था। उसके निकट ही 12 साल का एक लड़का मरा हुआ पड़ा था। वह 3 साल की एक लड़की को, जो मृतक थी, गोद में लिए था। दोनों को ही गोली लगी थी। वह 3 साल की बच्ची उसकी गोद में कैसे आ गई है भी एक कहानी है। इस 3 साल की बच्ची की मां गोली कांड में शहीद हो गई थी। लड़के ने देखा उसकी गोद में जो बच्ची है वह अभी बची है। वह लड़का उस बच्ची की और अपनी जान बचाने के लिए उस बच्ची को लेकर चला। हो सकता है उस बच्ची के भाग्य से वह भी बच जाता, किंतु विधाता को उन्हें रखना मंजूर नहीं था। दोनों ही इस गोलीकांड में शहीद हो गए। अत्याचारी अंग्रेज़ों को उन अबोध एवं निरीह बच्चों पर भी रहम नहीं आया। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर ने जनरल डायर के इस कृत्य को उचित माना और इस हृदय दहला देने वाले कांड में जनरल डायर को पूर्ण सहयोग प्रदान किया। वह कांड जिसकी विश्व में अन्य कहीं मिसाल मिलना असंभव है, गवर्नर एवं जनरल के सहयोग से ही हुआ। उस समय के भारत में नियुक्त पदाधिकारियों को यह एहसास था कि इस तरह से हम भारत में अंग्रेजी राज्य की जड़ को मजबूत कर रहे हैं, किंतु वे यह नहीं समझ पाए थे कि इस तरह से जड़ गहरी नहीं होती बल्कि खोखली ही होती जाती हैं। राज्य की जड़ें गहरी उसी समय होती हैं जबकि जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। उदाहरण के तौर पर मुगल राज्यों को ले तो उसमें अकबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की जड़ें मजबूत की थी, लेकिन इनको उखाड़ने का मार्ग औरंगजेब द्वारा किया गया। दमन एवं अत्याचार से जड़ें मजबूत नहीं होती, केवल जन सहयोग ही राज्य की जड़ों को स्थायी रख सकता है। अंग्रेज राज्य भी इसका अपवाद नहीं कहा जा सकता। सन 1857 ईस्वी के पश्चात भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति की जो चिंगारी दब गई थी वह इस कांड से फिर सुलग गई। जलियांवाले बाग के हत्याकांड ने इस ज्वाला को उग्र रूप में सुलगाने में सहयोग प्रदान किया।
इस गोलीकांड का समाचार सारे देश में विद्युत की तरह फैल गया। अंग्रेजों के इस पाशविक कृत्यों द्वारा देश स्तब्ध एवं सतर्क हो गया। सभ्यता एवं न्याय का ढोंग रचने वाली इस सरकार का नाम एकदम उठ गया। पंजाब के विभिन्न नगरों में तो एक ज्वाला धधक उठी और आतंक फैल गया। अमृतसर में तो यह हत्याकांड हुआ ही था। लोग जहां भी अंग्रेजों को पाते मौत के घाट उतार देते। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर ने सारे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। पंजाब भर में फौजी कानून का आतंक छाया रहा। अंग्रेजों ने भी इस कानून पर कठोरता से अमल किया। प्रशासक निर्दयता, बर्बरता एवं अत्याचार से काम लेने लगे। जनता का क्रोध अंग्रेजों के प्रति प्रतिशोधक हो गया। तार काटना, रेल की पटरी उखाड़ना अर्थात अंग्रेजी प्रशासकों को नाच नचाना जनता ने प्रारंभ कर दिया। जनता ने यह सारे कार्य प्रारंभ कर दिए जिससे कि प्रशासन को कार्य करना भी कठिन हो गया। ऐसा मालूम पड़ता था कि अंग्रेजों का राज्य अब शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। सारे देश में ही अंग्रेजों की दमनकारी नीति का प्रसार होता गया। फौजी कानून की निर्दयता बढ़ती ही चली गई। अत्याचार और अमानुषिकता का बोलबाला दिनों दिन बढ़ता ही गया। सारा भारत इन दमनकारी नीतियों के कारण आतंकित रहने लगा। जनरल डायर को उच्चाधिकारियों द्वारा शह मिलती रही और जनता पर उसके अत्याचार दिनों दिन बढ़ते ही गए। उसने अपनी इस बदनाम रेंग कर चलने वाली नीति को लागू कर दिया था। लोगों पर कोड़े बरसाए जाते थे और उन्हें तिपाई पर नंगे शरीर लिटाकर मार दी जाती थी। बेहोश हो जाने पर उन पर पानी छिड़का जाता था। होश में लाकर फिर कोड़े बरसाए जाते थे। अंग्रेज स्त्री पुरुष यह देखकर बड़े खुश होते थे। संघर्ष के समय एक गली में मिस शेरवुड नाम की एक यूरोपियन महिला रहती थी। उसका कार्य मिशन से संबंधित था। लोगों ने इन मिशनरियों को पीटा एवं अपमानित किया था। वहीं एक तिपाई गाड़ी गई थी और वहीं लोगों को सरेआम नंगा करके पीटा जाता था। गोरे लोग वहीं खड़े होकर चिल्लाते रहते थे, और पीटो और जोर से मारो। इस तरह से लोगों को सामूहिक रूप से पीटा जाता व कोड़े लगाए जाते थे। अंग्रेज मनमाने ढंग से जनता को यातना पहुंचा रहे थे, मनमाने रूप से दंड दे रहे थे। यह सब कार्य केवल जनता को अपमानित करने के लिए ही किया जाता था। जनता इस प्रकार के अपमानों को कहाँ तक सह सकती थी। यह स्थिति भी उसकी बर्दाश्त से बाहर होती गई और जनता ने भी उग्र रूप धारण कर लिया। जनता के इस उग्र रूप को देखकर लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर ने फौजी विमानों द्वारा गुजरांवाला सहित अन्य अनेक स्थानों पर बमबारी करवा दी और कई स्थानों पर राइफलों और मशीन गनों से गोलियां चलवाईं। इससे जनता में और भी आतंक फैल गया। पंजाब के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आतंक फैल गया। अंग्रेज़ों का आदेश था कि प्रत्येक हिंदुस्तानी को अंग्रेज़ों को झुककर सलाम करना चाहिए, बल्कि प्रत्येक यूरोपियन को भी सलाम करे। गुजरांवाला लायलपुर में यह आदेश था कि हर स्कूली बच्चा प्रातः ही स्कूल में आकर यूनियन जैक को सलामी दे, अन्यथा उन्हें भयानक दंड भोगना होगा। लाहौर में सैकड़ों लोगों पर कोड़े बरसाए जाते। स्कूली बच्चों को पैदल मार्च कराया गया। सनातन धर्म कॉलेज के बच्चों को 30 घंटे तक किले में बंद रखा गया, इसलिए कि कॉलेज के अहाते पर चिपके हुए मार्शल लॉ के